नमस्कार, ईटीवी भारत देख रहे हैं आप। और आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट में से एक है। बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस से वीरेंद्र रावत यहां से चुनावी मैदान में है। मैं इस समय हरिद्वार के गंगा घाट पर खड़ा हूं और मेरे साथ हरिद्वार के वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और साथ ही साथ दो तीन ऐसे शख्स हैं जो अपनी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। मैं सबसे पहले बात विकास तिवारी से करूंगा। विकास तिवारी बीजेपी के नेता हैं। इनसे बात करना इसलिए महत्वपूर्ण पहले हो जाता है क्योंकि सत्ता में ये हैं और सांसद भी इन्हीं के थे। सर, इस बार जो मुद्दे हैं हरिद्वार के, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम पिछले मोदी सरकार के 10 साल के विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच हैं, और उत्तराखंड में जो धामी सरकार ने इन 2-2.5 वर्षों में जो काम किए उन सब कामों को लेकर के आपके बीच है। आप देखिए कि 10 साल पहले जब कोई व्यक्ति हरिद्वार से दिल्ली जाता था तो 6 से 7 घंटे का समय लगता था। आज अगर कोई दिल्ली जाता है तो मात्र 3 से 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। इसके अलावा ये तो बात की मैंने कनेक्टिविटी की, इसके अलावा आप देखिए हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, अस्पताल है, रिंग रोड है, भूमिगत बिजली है, घर घर गैस है, अनेक ऐसे काम जो इन 10 वर्षों में हुए हैं। और इन 10 वर्षों में जो ये काम हुए इसने न केवल हरिद्वार बल्कि अपने उत्तराखंड की भी एक दिशा और दशा बदलने का काम किया। तो निश्चित रूप से इन 10 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। वरुण जी, कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस अपनी ही समस्या से जूझ रही है। जनता के बीच जाकर के क्या संदेश दे रहे हैं आप ताकि पक्ष आपके तरफ हो? देखिए, कांग्रेस ने साफ जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए थे उन्हीं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। हमारे मुद्दे स्वास्थ्य के हैं, हमारे मुद्दे बेरोजगारी के हैं, हमारे मुद्दे महंगाई के हैं। और जिन लोगों की आपने बात की कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज देश में भय का माहौल है। और आज जो संस्थाएँ इस देश को मजबूत बनाने के लिए काम किया करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से ब्लैकमेलर का और एक तरह से जो गुंडे लोग ऐसे काम करते हैं उस तरह से काम कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसी संस्थाएं आज उन्हीं का भय दिखाकर कांग्रेस के ऐसे नेताओं को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आप साफ जानिए कि आज जो माहौल इस देश में है, वो इस देश में इन नेताओं के जो लोग दल बदल की राजनीति में पड़े हैं, इनको लेकर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आज देश बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर वोट करेगा। और आज उत्तराखंड में इस बात की झलक देखने को मिली कि कुछ दिन पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के देवभूमि पर आए तो उनकी जो रैली थी उसमें कुर्सियां खाली पड़ी थी। और आज जब प्रियंका गांधी हरिद्वार में रैली करने आई तो उनकी रैली में पैर रखने की जगह नहीं थी। हरिद्वार में मुख्य मुद्दे जो हैं वो आप क्या मान रहे हैं इस बार? हरिद्वार में मुख्य मुद्दा तो स्वास्थ्य को लेकर है। और मेरा एक दूसरा सवाल इसमें है कि यदि ये मुख्यमंत्री अच्छे थे तो इन्हें 4 साल में क्यों हटाया, और निशंक जी अगर अच्छे सांसद थे तो फिर इन मुख्यमंत्री को क्यों दोबारा से सांसद का प्रत्याशी बनाया? अगर हम देखें कि पिछले 10 सालों का जो यहाँ पर सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, जो उन्होंने गांव गोद लिए थे, उनका क्या हालत है कि वो गांव चल पड़े हैं या भी उनको लकवा मार चुका है? तो मेन तो ये है कि भाई वो सांसद जो हरिद्वार के हित में काम करेगा, जनता उसी को है। और मेन मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई और महिला असुरक्षा, अंकिता भंडारी का मुद्दा बहुत मुख्य है, जिसमें वीआईपी का नाम अभी तक, वो तो पौड़ी का मुद्दा हुआ ना। विकास जी, सबसे बड़ी बात यही है कि लोग ये बोल रहे हैं और खासकर विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि अगर सब कुछ ठीक है तो आपने सांसद क्यों बदले, अगर सब कुछ ठीक था तो इनको मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया और फिर यहाँ पर सांसद का टिकट दिया गया? देखिए, हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजी को लेकर के काम करती है और किस व्यक्ति को कब क्या काम देना है ये पार्टी तय करती है। निश्चित रूप से यहाँ चाहे त्रिवेंद्र जी रहे हों चाहे निशंक जी रहे हों, अब त्रिवेंद्र जी के लिए पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, निशंक जी के लिए जो भी कोई काम होगा, तो निश्चित रूप से मैंने कहा ना, यहाँ केवल एक व्यवस्था नहीं है कि कोई अगर मुख्यमंत्री बना तो कंटिन्यूटी में वो चलेगा, क्योंकि यहाँ अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो योग्य हैं, हमसे भी योग्य हैं, उनसे भी योग्य हैं। लेकिन मैंने कहा कब कौन व्यक्ति क्या काम करेगा ये पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हरिद्वार में चूंकि भारी संख्या में रोजाना श्रद्धालु आते हैं और व्यापारियों की समस्या भी यहाँ पर मुंह बाए खड़ी रहती है। मेरे साथ व्यापारी वर्ग के भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि व्यापारियों की समस्या क्या है और हरिद्वार में प्रमुख बिंदु जो इस बार आप जब इलेक्शन में वोट करने जाएंगे तो दिमाग में सबसे पहले क्या मुद्दे आपके होंगे? देखिए, हरिद्वार जिले के अंदर व्यापारी 2 चीज़ों से बहुत परेशान है। एक तो जलभराव, चाहे रुड़की हो, चाहे लक्सर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे मोती बाजार हो, चाहे रायवाला हो जी। और दूसरा है पार्किंग की समस्या। आए दिन चालान करते हैं, ग्राहक आ नहीं पाते हैं। हाँ। तो ये 2 समस्याएं हम व्यापारियों की बहुत विकराल है स्थानीय स्तर पर। तो इन मुद्दों पर कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया है। तो
तो देखते हैं आगे क्या व्यापारियों की होती है। और दूसरा एक चीज़ और है, कॉरिडोर का मुद्दा। जो व्यापारी को आश्वासन देगा कि भाई हम कॉरिडोर से व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे या उजड़ने नहीं देंगे, तो व्यापारी उस पर अपनी राय रखेगा। तो पूरे हरिद्वार ज़िले के अंदर एक तो आपका पार्किंग और एक जल भराव, ये दो मुद्दे हैं, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ों रुपए का व्यापारियों को इससे नुकसान होता है। और इस दिशा में अब तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई अन्य सरकार रही हो, उन्होंने कोई भी इस पर ठोस कार्य नहीं करा। आप क्या मानते हैं इस बार क्या प्रमुख मुद्दे हैं हरिद्वार में? देखो, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ से, और हमारी पार्टी ने 26 मार्च को सभी जितने भी यहाँ प्रत्याशी हैं सबको एक पत्र लिखा, समर्थन पत्र, कि हमारी पार्टी लगातार यहाँ संघर्ष करती आ रही है। जब उत्तराखंड बना था तो एक कानून बना था कि यहाँ के मूल निवासियों को 70% का रोजगार दिया जाए। यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो शेड्यूल बने हुए हैं यहाँ के, उसकी हमने लड़ाई लड़ी, हमने RTI निकाली, हम उसके लिए आंदोलन किया। हम लोगों ने आंदोलन किया तो वर्तमान सरकार ने हमारे खिलाफ 4 थानों में एक ही समय पे मुकदमे दर्ज कर दिए। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रही। हमने इसी बार इस इलेक्शन में सभी को पत्र लिखा कि भाई ये जो हमारा प्रमुख मुद्दा है 70% यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार देने का, जो इसका समर्थन करेगा, जो सांसद बनने के बाद हरिद्वार में इसे लागू कराएगा, हमारी पार्टी का समर्थन उसको जाएगा। इस बार हमने यहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन ना तो भाजपा के किसी प्रत्याशी का कोई जवाब आया, ना बसपा के किसी प्रत्याशी का जवाब आया। हमारे पास श्री वीरेंद्र रावत जी का, जो कांग्रेस से सांसद प्रत्याशी हैं, उनका जवाब आया, और उन्होंने हमारी शर्तों पे ये कहा कि हम अगर बनते हैं तो हम इस कानून को, क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके टाइम में ये कानून लागू हुआ था, बना था। तिवारी जी, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से 10-20 कदम की दूरी पर हम हर साल देखते हैं बरसातों के मौसम में जिस तरह से व्यापारी बता रहे हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं हरिद्वार के जो कभी सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। चाहे वो शेड्यूल का मामला हो, बाहर के जो लोग हैं, जैसा अभी बता रहे थे कि उनको नौकरी मिल जाती है, स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। कई कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रही हैं। उन सब मुद्दों को लेकर आखिरकार क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जल भराव की बात को लेकर के अगर मैं कहूं तो आज से अगर हम 5, 7, 10 साल पहले जाएंगे तो तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, उसको हमें एक बार तुलनात्मक रूप से देखना चाहिए। पहले जल भराव से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, लेकिन बीते अगर 1-2 वर्षों की बात की जाए, जब से यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसके बाद मुझे लगता है पानी तो भरा है, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली स्थिति ऐसी नहीं आई है। दूसरा, जो आपने रोज़गार की बात कही, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी एक इन्वेस्टर समिट की, और वो इन्वेस्टर समिट जब की तो उसमें लगभग 3 लाख करोड़ के MOU भी साइन हुए, और उसमें से 1 लाख करोड़ के MOU जो साइन हुए उस पर काम भी तेज़ी से पर्वतीय क्षेत्रों में भी चल रहा है, और हरिद्वार जिले के भी औद्योगिक क्षेत्र में वो इकाइयाँ लगी हैं। तो निश्चित रूप से एक और जहाँ उससे रोजगार मिलेगा। दूसरा, इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 सरकारी कर्मचारियों को न केवल नौकरियां दी, बल्कि बुला करके नियुक्तियां दी। हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनको बुला करके नियुक्ति पत्र दिए। तो मुझे लगता है कि रोजगार देने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। अच्छा तिवारी जी, आप कुछ ऐसे 5 काम बताइए अपने सांसद महोदय के जो जनता को भी पता लगे और यहाँ पर उन्होंने किए हैं। ऐसे कौन से 5 काम आप बताएंगे? देखिए, निशंक जी हमारे सांसद रहे, हमारे केंद्रीय मंत्री रहे। एक तो उनकी जो शिक्षा नीति है वो चूंकि केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा नीति ने इस देश में एक आमूलचूल परिवर्तन किया। दूसरा, जो मैंने काम आपको बताया, चूंकि माननीय निशंक जी यहाँ सांसद थे, त्रिवेंद्र जी केंद्रीय मंत्री थे, तो बात हरिद्वार शहर की कहूँ, मैं उन्हीं कामों की पुनरावृत्ति करूँगा। चूंकि माननीय निशंक जी यहाँ सांसद रहे हैं, बड़ा काम आप देखिए ना कि ये जो आप रिंग रोड देख रहे हैं हरिद्वार में, ये रिंग रोड, मैंने कहा ना कि यहाँ जो ट्रैफिक जाम की समस्या अभी चल रही है या पहले से कम हुई है, ये आने वाले 1-2 सालों में और खत्म होगी। एक बड़ा काम रिंग रोड बना करके माननीय निशंक जी और त्रिवेंद्र जी ने मिलकर के इस काम को किया। दूसरा, आप देखिए जो जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो मेडिकल कॉलेज मुझे लगता है कि इस हरिद्वार के युवाओं को न केवल डॉक्टरी की डिग्री देगा, बल्कि आसपास के 2-4 जिलों को भी वहाँ उनका इलाज मिलेगा। मेडिकल कॉलेज की बात की, ये जो कुंभ क्षेत्र है, यहाँ जब पेशवाइयाँ निकलती थी, यहाँ जुलूस निकलते थे, 6-6 घंटे 8-8 घंटे के लिए कट करना पड़ता था, लेकिन भूमिगत बिजली हो जाने से आज वो समस्या खत्म है। छोटे मोटे कैसे भी फंक्शन हो, कभी शहर में लाइट नहीं जाती है। घर घर गैस, जिन बहनों को, माताओं को लाइन लगा करके सिलेंडर लेने पड़ते थे, आज उनके घरों में गैस आ रही है। शिक्षा की बात मैंने की, तो अगर आप देखिए भूपतवाला में एक डिग्री कॉलेज चल रहा है, जहाँ टीचर्स भी हैं, जहाँ क्लासेस भी हैं। एक डिग्री कॉलेज लालढांग में मिला है हमको। एक अस्पताल 30 बेड का हमको भूपतवाला में मिला है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और एक महिला अस्पताल जो था, जो यहाँ जिसको हम महिला हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वो 30 बेड का था, आज वो 200 बेड का हुआ, उच्चीकृत हुआ, आधुनिक फैसिलिटी उसमें, वो भी अस्पताल तैयार है। तो मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के जितने काम माननीय निशंक जी और त्रिवेंद्र जी के प्रयास से हुए हैं, वो किसी से छिपे हुए नहीं है, और यही कारण है कि जनता हमको हाथों हाथ लिए हुए है।
मुरली जी, सब कुछ तो अच्छा है, इतने काम गिनवा दिए, उसके बावजूद भी कांग्रेस इतना विरोध क्यों कर रही है? नहीं, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। इन्होंने एक रिंग रोड की बात की, ये तो मोहन सिंह के टाइम के प्रपोजल थे, कंटिन्यूटी में चले आ रहे हैं। कोई भी सरकार होगी इसे बढ़ाएगी। नया काम क्या कर दिया? दस्तावेज देख लें, कागज़ देख लें कि वो इनके टाइम में शुरू हुए या मनमोहन सिंह जी के टाइम में शुरू हुए। वो प्रोसेस में है और वो चले जा रहे हैं, अभी भी पूरे नहीं, अब इनके राज तक पूरे रहेंगे, आने वाला शासन भी उसे आगे ही बढ़ाएगा। तो ऐसा कोई नया काम नहीं करा। जहाँ तक कॉलेज की बात है, कॉलेज तो जो ये दिया नगर निगम का सर्वसम्मत प्रस्ताव था सभी का, और नगर निगम की डिमांड थी, उन्होंने अपनी ज़मीन दी, तब उसके बाद ये प्रोसेस में आ पाया। तो ऐसा नहीं उसमें कांग्रेस के या कांग्रेस के मेयर का सहयोग नहीं था। दूसरी बात ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं बेरोजगारी के, अभी इन्होंने सिडकुल की बात की, सिडकुल की स्थापना तिवारी जी ने करी, तो सिडकुल में ये यूनिनिमस प्रस्ताव है विधानसभा का कि 70% रोजगार हम यहाँ के उत्तराखंड के नौजवानों को देंगे। मैं आपके सामने चैलेंज करता हूँ, अगर 20% भी उत्तराखंड के लोगों को रोजगार उसमें मिले हों तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। वहाँ पे जो भर्ती है वो बाहर से वो अपने साथ ही पैकेज ला रहे हैं, अपने लोग ला रहे हैं, उनको रख रहे हैं। यहाँ क्या मिल रहा है? उनके आने से हमारे को तो गुंडागर्दी, क्राइम, आप देखिए सिडकुल के थाने में कितना क्राइम है, क्राइम किस तरह से बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं। बेरोजगारी के शिकार हम हो रहे हैं। गैस की इन्होंने बात की, अभी करी घर घर हमने गैस पहुंचा दी। आप यहाँ घूम के देख लीजिए, सर्वे करके, आज 50-50, 100-100 रुपये उनके बढ़ा दी गए बिना सूचना के, बिना किसी बात के। लोग कहा जा रहा था घर जो गैस जाएगी वो सस्ती मिलेगी, ये अब इससे भी महंगी, सिलेंडर से महंगी पड़ रही है। तो ये खोखले मुद्दे हैं, खोखली बात है। और विपरीत इसके ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, केवल संविधान संशोधन के लिए तो दे रहे हैं। संविधान में क्या संशोधन चाहते हैं? दलितों का अधिकार छीनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो हमारा संविधान है उनमें ये लोगों को शंका है, ये भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को नष्ट करके एक अपना संविधान जो आरएसएस ने दिया, जो आज़ादी के टाइम भी सपना देखते थे, उस संविधान को लागू करने की बात ये सोच रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई। आज प्रियंका जी आई, सुनिए, प्रियंका जी आई, उत्तराखंड का कोई मुद्दा ऐसा नहीं जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। कुमायूं रेजिमेंट, गलवार रेजिमेंट। प्रियंका जी की रैली पर भी मैं आऊँगा, मेरे साथ महिला भी मौजूद है। महिला इस बार क्या सोच रही है लोकसभा में जब आप वोट करने जाएंगे तो? हाँ जी, मैं आरजेपी पार्टी से महिला मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा सिर्फ वर्तमान सरकार से एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, सारे सुनिए इस बात को। जो कानून पहले से ही बना हुआ है बेरोजगारी को लेके, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि 70% रोजगार, आप ये बताओ कि हरिद्वार के सारे बच्चे खाली बैठे हैं और हमने उत्तराखंड जब बना था तो इस सरकार ने हमसे ये वादा किया। आप ये बताओ इस कानून को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? हमारा समर्थन उसी को है जो इस कानून को यहाँ लागू करेगा। हरिद्वार के सारे बच्चे घरों में, अगर आप जमीनी स्तर पर जाएँ, मैंने गाँवों के, हरिद्वार के आसपास के गाँवों में देखा है, सारे बच्चे, महिलाएं इसी बात को लेकर ज्वलंत मुद्दा बना रखा है, क्यों नहीं दे रहे रोजगार? वो कानून पहले से ही है, क्यों नहीं लागू कर रही वर्तमान सरकार? मैडम क्या नाम है आपका? नीतू बिस्ट है मेरा नाम। इस बार महिला क्या सोच रही है वोट करते हुए? महिला ये सोच रही है कि बीजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि क्या किया है बीजेपी ने? आप ये बताइए। हमारी बहन, हमारी छोटी बहन अंकिता भंडारी के साथ इतना सब कुछ हुआ, ये आर्य नगर चौक पे ही जिस बच्चे ने, जिस लड़के ने ये सब किया है, उसके पिताजी का आवास है वहाँ पे, आज भी सिक्योरिटी तैनात है। अरे कितना बड़ा उनका बच्चा क्या करके आ गया? ऐसा कौन सा काम करा है जिसको आज तक सिक्योरिटी दे रखी है? स्कूल के बाहर स्पीड ब्रेक करनी है, उनके घर के बाहर स्पीड ब्रेकर है। अरे ऐसा कौन सा नेता उनके घर के बाहर जाना है जो इतना जाम लगाने के बाद में वो वहाँ जाएगा? पर स्कूल की सुरक्षा नहीं है कि स्कूल के बाहर जब बच्चे जाते हैं वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बन रहा, वहाँ पीडब्ल्यूडी को नोटिस दे दे के, एप्लीकेशन दे दे के पर नहीं बन रहा। पर आर्या जी एक बार कह रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर भी बन रहे हैं, उनके घर के बाहर सुरक्षा भी हो रही है। तो ऐसा तो उनका बच्चा कोई काम नहीं करके आया, तो इसलिए महिलाएं क्यों दे वोट? आप ये बताइए। गैस सिलेंडर के रेट देखिए, आज इलेक्शन है तो आपने रेट कम कर दिए, अभी इलेक्शन खत्म होते ही आप फिर रेट वहीं बढ़ा देंगे। पहले आपने कहा घर घर गैस पहुंच रही है, पहले बिल आया 250 रुपये का, आज बिल आ रहा है लोगों का 2,500 रुपये का, 3-3 हज़ार रुपये का। तो धरातल पे रह के भी तो बात कीजिए। क्या है महिला की सुरक्षा के लिए क्या किया है? आप ये बताइए। अंकिता भंडारी जी के साथ क्या हमारे, आप खुद बताइए, क्या इंसाफ हो चुका है उस बच्ची के साथ में? और जो उस बच्ची का साथ देता है उसको पुलिस उठा के लेके जा रही है, घसीटते हुए लेके जा रही है। एक पत्रकार महोदय को ही कैसे घसीटते हुए गाड़ी में डाल के लेके गई है वो सबने देखा है, पर टीवी में नहीं देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है। क्योंकि टीवी जो है वो मोदी जी की खरीदी हुई है, ठीक है, इसलिए वो मोदी जी का काम दिखाती है, ना तो कांग्रेस का काम दिखाती है, ना ही जो है जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जो पीड़ित हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन युवाओं पे लाठीचार्ज हुई है मणिपुर, इन चीज़ों को नहीं दिखाएगी। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। युवाओं की बात हो रही है, युवा मेरे साथ मौजूद हैं। इस बार युवा क्या सोच रहा है और हरिद्वार के क्या हालात हैं आपकी नज़र में? देखिए, मैं हरिद्वार की यदि बात कहूँ, बहन जी ने
चुप्पी का, उस विषय में भी मैं आऊँगा। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार की मैं बात कहूँ, समग्र ग्रामीण विकास योजना की मैं बात कहूँ, स्टार्टअप इंडिया की मैं बात कहूँ, आप किसी भी बैंक में आप देखिए, हरिद्वार जैसे शहर में आप एक नॉर्मली किसी भी बैंक में जाइए, अपने प्रोजेक्ट प्लान को लेकर जाइए, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको लोन मिलेगा, आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी और आपको रोजगार आप करने के लिए आप एक चाय की दुकान से लेकर के अपितु एक अच्छे से अच्छे वरिष्ठ उद्योगपति बनने का अपना सपना साकार आप कर सकते हैं। तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। आप, मैं गंगा के तट पे मैं खड़ा हूँ। हरिद्वार एक विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, जो विपक्ष के तौर पर हरीश रावत जी के सुपुत्र वीरेंद्र जी को मैं पहले तो कभी मैंने जाना नहीं, पहली बार मैं उनको देख रहा हूँ कि हरिद्वार में आए हैं। उनके पिताजी ने बतौर मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने इस गंगा के गोद को, इस गंगा की इस कल निनाद करते हुए जल को क्या कह दिया था, ये किसी से छुपा नहीं है। अपितु यहाँ खड़े हुए यहाँ के स्थानीय लोग भी कहेंगे, यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, कुंभ का स्नान करते हैं, क्या वो उस नहर पे स्नान करेंगे? अब देखिए, इसी के साथ आप रोजगार की बात करें। अब बहन जी ने कहा कि यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? रोजगार को जी, मैं व्यापारी हूँ और जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से रोजगार में इतनी वृद्धि हुई है। आज हम हरिद्वार में पहले इतना जाम लगा करता था, आज इतने फ्लाईओवर बन गए, हाईवे बन गए और इतनी सुविधा मिल रही है यात्रियों को, रोजगार बढ़ा है काफ़ी। और भी उम्मीदें हैं और भी। जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं विकास हुआ। विकास खाली यहाँ शराब बिकने का विकास हुआ है, स्मैक बिकने का विकास हुआ है। जगह जगह देखिए आप, मोहल्लों में शराब बिक रही है, स्मैक बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरीके के, ये धर्म नगरी है हरिद्वार, माँ गंगा का, जहाँ से धर्म की उत्पत्ति होती है। हरिद्वार है, यहाँ नशा जगह जगह नशा बिक रहा है मोहल्लों के अंदर, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस और बीजेपी के लिए इस समय हरिद्वार में सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो जिस तरह से अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में गंगा को स्कैप चैनल घोषित कर दिया था और इसका जोरों शोरों पर बीजेपी ने विरोध भी किया और कहीं ना कहीं उसका माइलेज भी आज भी बीजेपी ले रही है। देखिए, मैं इसी बात पे आता हूँ कि कल नरेंद्र मोदी जी भी आए और मोदी जी ने भी बड़ी ज़ोरों शोरों से इसी बात को उठाया। वो शायद चाहते थे कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लोगों की भावनाओं से खेलने का काम उन्होंने किया, जिस तरह सैनिकों के शहीद, जो हमारे शहीद सैनिक हुए, उनको लेकर लोगों की भावना से खेलने का काम उन्होंने किया, इसी प्रकार से गंगा जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इस नाम से भी वो लोगों की भावनाओं से खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी ने इसको नहर घोषित किया और नहर घोषित करके उन्होंने उन्हीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो पूछना चाहते हैं कि आपके 3 मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 4 बार शपथ ली, आप संशोधन क्यों नहीं कर पाए? और आप कहिए और आपके मुख्यमंत्री कहें कि हाँ, हम इसको इसमें संशोधन करेंगे और संशोधन करने के बाद जिस प्रकार से इस हरिद्वार का व्यापारी, जिस प्रकार से इस गंगा के किनारे बसा जो आम हरिद्वार का जन है, जिस प्रकार से उसके घरों पर बुलडोजर चलने का काम होगा, जिस प्रकार से उनके संस्थान टूटने का काम होगा, यहाँ लाखों लोगों का आशियाना उजड़ने का जो काम होगा, आप कहिए कि आप केवल मात्र लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए और वोटों की राजनीति करने के लिए इन लाखों हरिद्वार के निवासियों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हैं। मात्र आप केवल भावनाओं से खेलकर वोट बटोरने का काम करते हैं। हम कह जी, भले ही मुद्दा अंकिता भंडारी पौड़ी लोकसभा का हो, लेकिन 5 लोकसभा पर इसका असर देखा जा रहा है। जिस तरह से अभी मैडम कह रही थी कि हरिद्वार में भी उनके घर हैं और उनको सुख सुविधा आज भी मिल रही है, तो लगता है आपको कहीं ना कहीं ये डेंट मार रहा है मुद्दा अंकिता भंडारी को लेकर के, क्योंकि हरिद्वार में जो भी दूसरे पक्ष के जो लोग थे उनका निवास भी है। देखिए, अंकिता भंडारी हमारी बहन थी, हमारी बिटिया थी और मैं आपको बताऊं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये वास्तव में एक झकझोर देने वाली घटना थी जिसे कदापि अच्छा नहीं कहा जा सकता। और जब ये घटना हुई, जो लोग इसमें आरोपित हैं आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और जिस भी राजनीतिक दल में वो रहे उनको वहाँ से निकाला गया। तो मुझे लगता है कोई विषय जब सब जुडिशियल है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसके निर्णय आने का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को कतई हमारा या हमारी पार्टी का या हमारे विचार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। दूसरा, गंगा को लेकर के मुझे ये कहना है कि हरीश रावत जी ने जब इसको स्क्रैप चैनल घोषित किया और हरिद्वार में विरोध की आवाज़ आई, तब जब तीरथ जी मुख्यमंत्री बने तब जाकर के उन्होंने शासनादेश को न केवल निरस्त किया बल्कि लोगों को संदेश भी दिया। दूसरा, आप ये देखिए कि गंगा वास्तव में हमारी माँ है और आज भी हरीश रावत जी ने परसों भी एक पत्रकार वार्ता करके कहा कि एक विषय था, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था
कि 2 घंटे के लिए शुक्रवार को मैं अल्पसंख्यक भाइयों के लिए छुट्टी की व्यवस्था करूंगा और बाकायदा शासनादेश जारी किया। और परसों प्रेस क्लब में, कल प्रेस क्लब में वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होगा, कोई दिखाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं बधाई दूंगा अपने प्रवक्ता सुरेश जोशी जी को, आज उन्होंने वो प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके वो शासनादेश दिखाया फरवरी 2016 का, जब वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने जो उनके सचिव थे शैलेश बगोली, उनके हस्ताक्षर से वो पत्र जारी हुआ है। तो झूठ बोलने का काम सनातन विरोधी ये कांग्रेस रही है, हरीश रावत रहे, और इसका खामियाजा इनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई नीति है जी, और ना देश के अंदर इनके पास कोई नेता है। अगर ये इनके पास कोई एक अच्छा नेता होता या कोई अच्छी नीति होती तो आज इन लोगों की ये दशा दिशा नहीं होती कि जनता ने, पूरे देश की जनता ने इनको एक पप्पू घोषित कर दिया। जितने भी आधार, अभी भाई साहब ने कहा कि क्या नाम, स्वास्थ्य नीति नहीं है इनके पास। इनको पूरे देश के अंदर आयुष्मान कार्ड आज इतना लोग लाभ उठा रहे हैं वो नहीं नज़र आती। बहन अंकिता का ये मुद्दा बना रहे हैं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी नेता कोई कुछ नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, समस्त पुलिस अधिकारी यही लोग करेंगे और वो सब लोग जेल के अंदर पड़े हैं। ये ज़बरदस्ती का एक आरोप, मुख्य आरोप बना रखा है इन्होंने। इनको जब कुछ पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तीसरी बात, इनको देश के अंदर कोई विकास नहीं दिखता कि आज पूरा देश बदल चुका है। मोदी जी के राज में पूरा देश बदल चुका है। राम मंदिर, धारा 370, जितने मुद्दे थे, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे, इनको कोई, इनके पास नीति ही नहीं है कुछ भी। जी जी, ये जो कह रहे हैं देश में कोई काम नहीं दिखता, हाँ काम दिखता है। रेलवे बेच दी, BHL बेच दी और सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए और कोई काम छोड़ा नहीं जिसको प्राइवेट में ही नहीं करा। सारी नौकरियां प्राइवेट में चली गई। लोग रिजर्वेशन का कोई लाभ उनको नहीं हो रहा क्योंकि प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन है। ये तो सारे कांग्रेस के नेता बोल ही रहे हैं ना। आपके कांग्रेस के ऊपर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि परिवारवाद को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। अपनी बेटी को पहले विधायकी का टिकट दिलवाया, उसके बाद बेटे को यहाँ से लोकसभा का टिकट दिलवा दिया, जबकि कांग्रेस के और भी नेता थे, उनको भी टिकट दिया जा सकता था। तो कांग्रेस आखिरकार इन आरोपों से बचने के लिए उनके पास हथियार है क्या? परिवारवाद तो एक खाली जुमला है। अगर आप देखोगे तो आप राजनाथ सिंह का लड़का, वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है, या आप अनुराग ठाकुर परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। और जो इनके अलायंस हैं, चाहे वो लोजपा है या दूसरे दल हों, वो क्या परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं? खाली एक ही चीज़ दिखते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका, यहाँ हरीश रावत, ये तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है कि वो उसमें कितनी काबिलियत है। और ये जो लोग कहते हैं कि हमने देखा नहीं है, तो शायद ये इन्होंने चश्मा लगा रखा है। वो खानपुर विधानसभा और 2-3 विधानसभाओं में उन्होंने लगातार काम किया है, तो परिवारवाद नहीं। अब आता है रोजगार के मुद्दे पर। मैं कहता हूँ हरिद्वार में मदन कौशिक जी ने और भाजपा ने बड़े बड़े रोजगार दिए हैं। गली गली में पहले शराब बिकती थी और आज होम डिलीवरी हो रही है और उसमें हज़ारों हज़ार बच्चे लगे हुए हैं और होम डिलीवरी स्कूटी पे, बाकायदा स्कूटी पे है। अब तो चरस, गांजा, अफीम गली गली में है और रोज़ जो नौजवान है वो कोई आत्महत्या कर रहा है कहीं ना कहीं, महीने में कहीं वो गंगा में डूब के मर रहा है। कैसे भी उनके बच्चे, आप उनसे पूछे कि उनके बच्चों की हालत क्या है। गली गली में स्मैक और इसका धंधा फैला दिया है। और ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, हम अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं कि यहाँ स्मैक पकड़ी गई, वहाँ स्मैक बिक रही है, और भी ऐसे बहुत सारे काम हरिद्वार में हो रहे हैं। वो रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि सांसद भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं, सरकार भी आपकी है। देखिए, राज्य बनने के बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में भी रही है, 10 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रही है। लेकिन उसके बाद भी सवाल हमसे किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम जब नीचे से लेकर के ऊपर तक की सारी व्यवस्थाओं में हम जिम्मेदार हैं तो किया जाना चाहिए। मैं एक बात आपको प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि बात आपने जो शराब की, एक तो हरीश रावत जी जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, डैनिश शराब इस उत्तराखंड में हरिद्वार में कौन लेकर के आया ये सब जानते हैं। दूसरा, इस हरिद्वार कोतवाली में पिछले, मैं कहता हूँ 10 साल के अगर आप आंकड़े उठाएंगे, जितने शराब माफिया या शराब तस्कर पकड़े गए वो सब हरियाणा के हैं। उनकी बैकग्राउंड कांग्रेस के पदाधिकारियों की, और यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव लड़े हैं वो उनको जमानत पर छुड़वा के लाते हैं। ये साक्ष्य है कोतवाली में। हरियाणा के पदाधिकारी, हरियाणा के लोग, हरियाणा के रहने वाले वही शराब बेचते हैं। तो केवल कांग्रेस के लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं और जो भी विषय अगर मान लिया हमारे लोगों के पास आया होगा तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया होगा। जी, कुछ कह रहे हैं? चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटने में बड़े माहिर हैं। अब क्षेत्र के नाम पे कहने लगेंगे हरियाणा के लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस हरिद्वार में हम खड़े हैं, इस शहर के
कोने से जटवाड़ा पुल से लगा के और हरिपुर कला तक चले जाइए, जितने शराब माफिया हैं उसमें से 80% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लिख के दे सकते हैं। और दूसरी बात हम बताएं, अभी इन्होंने जो बात कह रहे थे कि हाँ इनके जो बेटे हैं डेनिस ले आए, ये तो जीता जागता उदाहरण है। जो आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज जो आपके प्रत्याशी भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनकी तो मार का जो नोटी बॉय है वो खुल के शराब चाहे आप ठेके से ले लो, चाहे आप हरिद्वार के किसी होटल में ले लो, मुहैया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री की मार का शराब है। आप इस पर बात मत कीजिए। आप बात कीजिए कि नेहरू की जो बेचल थी जिसमें 22,000 वर्कर काम करते थे, आज उसमें 2,000 कैसे रह गए। आप बात कीजिए तिवारी जी ने जो सिडकुल लगाया, जिस सिडकुल में कहा कि हम उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देंगे, आज शोषण का अड्डा कैसे बन गया। आप इस पर बात कीजिए। आपने कहा किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, ये हरिद्वार का किसान है, यहाँ गन्ना बेल्ट भी है। आज हरिद्वार का जो गन्ना किसान है वो सबसे, उसकी जो स्थिति है सबसे दयनीय है। हमारे बराबर के प्रदेशों में गन्ने का अच्छा दाम है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। महीनों सालों उनका जो भुगतान है वो उस पर उनको भुगतान नहीं हो पाता। लेकिन आज सम्मोहन इनके पास धारा 370 मंदिर केवल मात्र धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं। आप साफ बात कीजिए कि रोजगार कैसे देंगे, आप बात कीजिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध कराएंगे। बात नीतियाँ, ये देश की नीति निर्धारण करने वाला चुनाव है। मेरा कहना ये है, दोनों पार्टी सब अपने मुद्दे लेती हैं जो, लेकिन यहाँ की रीढ़ है इस हरिद्वार लोकसभा की जो व्यापारी है उनकी बात कोई नहीं करता है। व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, उन पे क्या लॉकडाउन में मुकदमे हुए, उनकी और अन्य क्या समस्याएं हैं, उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल कोई अपने उसमें नहीं लाता है। आते हैं, काम सब होता है, लेकिन जो हमारी मूलभूत हमारी समस्याएं हैं व्यापारियों की, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा। किसानों की करेंगे, शराब की करेंगे, सब चीज़ की करेंगे, माँ गंगा की करेंगे, लेकिन व्यापारियों की भी तो समस्याएं हैं। जो इतना टैक्स दे रही है इस प्रदेश में, सबसे ज़्यादा टैक्स जो देता है हरिद्वार का व्यापारी देता है, लेकिन उनकी कोई समस्याएं सुनने वाला नहीं है। शराब और ये स्मैक, ये मुद्दा है इस बार हरिद्वार में। भैया बहुत बड़ा मुद्दा है। हम तो, विकास भाई भी खड़े, बड़े भाई है हमारे, विकास भाई के भी कई परिचित इस नशे की वजह से दुनिया में नहीं रहे, हमारे भी नहीं रहे, परिचित कह लो आप, रिश्तेदार कह लो। और हरिद्वार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, स्कूटियाँ चल रही हैं भाई साहब, हर की बॉडी पे आपको शराब मुहैया कराई जाएगी, डूब के मर जाना चाहिए। 21 साल से विधायक मदन कौशिक, क्या किया नशे के विरोध में? उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने नशे के विरोध में भाई साहब। और सीधी बातें, मैं तो बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ, भैया ना तो ये देश गीता से चल सकता है, ना रामायण से, ना आरएसएस के मुख पत्र से। ये देश सिर्फ संविधान से चल सकता है, और ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। कुछ कह रहे हैं 21 साल में जो नहीं हुआ, अभी आपने जैसे सुना है कि भाई शराब तो एक नॉर्मल, और घर घर अपना वार्ड नंबर 1 से लेके जटवाड़ा पुल से, जैसे हमारे वाली अंजी ने कहा कि नशापुर जोर है, उसके अलावा एक जो है और यहाँ पर एक व्यापार चला है, देव व्यापार, बहुत, जिसका जो है अपना जो है, आप जब शिव मूर्ति यहाँ से आप आरती होटल से आप निकलोगे, आप जटवाड़ा पुल तक आपको जगह जगह वैसा वर्दी का धंधा आपको जो है खुलेआम जो है देखने को मिलेगा। इसके लिए हम अपना जो है 4-5 बार अपना हरिद्वार कोतवाली में बाकायदा जो है व्यापारियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करी, और उसके बाद हमारे को केवल एक ही वहाँ पर आंसर मिलता है कि आप जो है खुद व्यक्तिगत आपने खुद बढ़ावा दे रखा है, आप खुद जाते होगे उनके पास। तो हम उनसे केवल हमारा एक ही निवेदन होता है कि हम जो है एक सभ्य परिवार के लोग हैं, आप हमारे ऊपर प्रेम लगाओगे। आज अगर हमारी सरकार नहीं है, इतना सब कुछ है, इतने सब कुछ मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी 21 साल से आप बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, 2-2 बार चुने जाते हैं, और तमाम जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट होते हैं। फिर पब्लिक देख क्या रही है? फिर भाई आप ये घर जब व्यापार दे रखा है, हर घर में व्यापार दे रखा है नशे का। अपना जो है, हमने इससे पहले सतपाल ब्रह्मचारी जी एमएलए का चुनाव लड़े, दूध लगाया, हमने दूध की कढ़ाई लगाई, मगर वो हमारा गलत डिसीजन था। अपना जो है जनता जो घर इन्होंने व्यापार दे रखे हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं आया। इनके पदाधिकारियों के घरों से शराब पकड़ी गई है, फ्लैटों में से शराब पकड़ी गई है। शराब और स्मैक जो है मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है, और खासकर हरिद्वार शहर की अगर हम बात करें, देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में इसी तरह जब आप डिबेट करते थे किरण भाई, आपको याद होगा, एक ही और एक विषय से डिबेट शुरू होती थी, शराब, स्मैक, और उसी पर समाप्त हो जाया करती थी, ठीक। लेकिन उसके बाद जब जनमत हुआ, जब चुनाव हुआ, तो इसी हरिद्वार की जनता ने 15,300 वोटों से माननीय मदन कौशिक जी को 5वीं बार जिताने का काम किया।
तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा ठीक है। मैं कहता हूँ शराब अच्छी चीज़ नहीं है, शराब ये मतलब आपको बुराई है। मैं कहता हूँ अगर बिकती भी है तो गलत है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। और मैं पूछता हूँ कि हम सब लोगों को सामूहिकता से जाकर के पुलिस के अधिकारियों से मिलना चाहिए, जो इसके लिए, जो इस चीज़ को रोकने के लिए जवाबदेह है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिसको सरकार और शासन वेतन देता है। तो ये सब जागरूकता भी बड़ी चीज़ है, हम लोगों को ये सब करना चाहिए। जी, आपको लगता है कि स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसदों के काम से इस बार जनता आपको चुनने जा रही है या वोट करेगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की यहाँ भी जरूरत पड़ रही है? देखिए, जो हमारे स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप उनके 10 साल के विकास के काम, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 3 साल के विकास के काम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हरिद्वार लोकसभा को हम 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। और ये इसलिए नहीं, ये केवल घोषणा नहीं है, ये इसलिए है कि हर बूथ इस लोकसभा में जो 20 लाख वोट हैं, जो हमारे शक्ति केंद्र है, जो हमारे बूथ है, जो हमारे पन्ना प्रमुख है, उस कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की मना स्थिति देख कर मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख वोटों से हम इस लोकसभा को जीतने जा रहे हैं। जी, मोदी जी की चाइनीज़ गारंटी से भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान हो गई कि आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ 2-2 प्रत्याशी अपने उतारने पड़े। बसपा से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी लाती है, निर्दलीय के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी लाती है। आज उन्हें भय है कि आज इस जिले, इस पूरी लोकसभा का जो आम जन है उनके खिलाफ खड़ा है। इसीलिए वोटों को वितरित करने के लिए, वोटों को बांटने के लिए, ताकि विपक्ष के वोट बट जाएं, धन बल का इस्तेमाल करके उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को और एक बसपा के प्रत्याशी को उतारने का काम किया। लेकिन फिर भी आज यहाँ की जनता, और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी की रैली हुई, उन्होंने साफ मन बना लिया कि आपके जो जितने प्रपंच हैं, जितनी आपकी झूठी गारंटियां हैं, उससे लोगों का मोह भंग हो चुका है। और जिस प्रकार से जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने जो जो अपनी गारंटियां दी थी, जो जो लोगों से वादे किए थे, पूरा करने का काम किया। इसी प्रकार से हरिद्वार के लोगों को विश्वास है, इस लोकसभा के लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं कह रही थी कि वोटर आईडी का अगर अच्छी तरीके से आकलन होने लग जाए तो प्रत्येक वार्ड में फर्जी वोटर आईडियां पकड़ी जाएंगी। कई ऐसे घर हैं जो नेताओं के घर हैं, जिनमें आज तक किराएदार नहीं थे, उन किराएदारों की भी वोटर आईडियां बनी हुई हैं, जिनको जांच करने वाला कोई नहीं है। आरोप तो जी चलते रहेंगे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आखिर में तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम हरिद्वार में थे, हरिद्वार के गंगा घाट पर थे। यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, शराब और स्मैक का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आने वाली 19 तारीख ही ये तय करेगी कि आखिरकार हरिद्वार में जनता किसे पसंद कर रही है। कैमरामैन प्रवीण सोनकर और सहयोगी सोमेश खत्री के साथ किरण कांत शर्मा, ETV भारत, हरिद्वार।